आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहां पर जून में एक हवाई जहाज़ का हादसा पेश आया था और इस हादसे में कुल 260 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे और उनमें से 241 वो थे जो कि जहाज़ के पैसेंजर्स थे और 19 अफराद वो थे जो कि उस इमारत में मौजूद थे, उस हॉस्टल की इमारत में मौजूद थे। डॉक्टर्स का ये हॉस्टल था जहां पर ये तैयारा जाकर गिरा था। अब इसके हवाले से तहकीकात हो रही थी, रिपोर्ट सामने आ रही थी और अब एक रिपोर्ट जो सामने आई है, अमरीकी रिपोर्ट है, उसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि तैयारे का जो पायलट है उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी और उसके बावजूद उसको तैयारा उड़ाने की इजाज़त दी गई। और जो गुफ्तगू सामने आई है पायलट की और जो असिस्टेंट पायलट है उसके दरमियान ये जो गुफ्तगू है ये भी बहुत कुछ कहती है। अब ये जो गुफ्तगू है ये आई है जी ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग है उससे सामने आई है और दोनों पायलट जो हैं उनकी गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि जो कैप्टन था इस जहाज़ का, जिसका नाम था सुमीत सब्रवाल। अब सुमीत सब्रवाल जो है उसने उन स्विचेस को बंद किया था जिसके ज़रिए दोनों जो इंजन्स हैं जहाज़ के उनको ईंधन की फ़राहमी होती थी। अच्छा, अब जो बोइंग का जो इस तैयारे का जो फ़र्स्ट ऑफ़िसर था, फ़र्स्ट ऑफ़िसर जो है उसका नाम था क्लाइव कुंदर। उसने तैयारे के उड़ान भरते ही जो कैप्टन है उससे पूछा था कि जी आपने ये जो स्विचेस हैं ये क्यों ऑफ़ कर दिए? और ये जो फ़र्स्ट ऑफ़िसर था ज़ाहिर है ये पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर परेशान हुआ, दहशतज़दा हुआ कि ये क्या हुआ है, ये क्यों स्विचेस ऑफ़ कर दिए गए हैं। लेकिन कैप्टन जो था वो बड़ा पुरसुकून था और ज़ाहिर है अब अगर आप इन दोनों की जो एक क्वालिफ़िकेशंस हैं और जो फ्लाइंग आवर्स हैं उनका मवाज़ना करें तो ये बात सामने आती है कि जो फ़र्स्ट ऑफ़िसर था उसका तकरीबन 3500 फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा था और जो ये कैप्टन था उसका तजुर्बा था तकरीबन 15,500 फ्लाइंग आवर्स का। और पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि जी इन दोनों के दरमियान बातचीत हुई, कोई कन्फ्यूजन हुई और इस कन्फ्यूजन की डिटेल जो थी वो पहली रिपोर्ट में नहीं आई थी। अब जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये बात आई है कि जी पायलट ने को पायलट जो था उसने पूछा, फर्स्ट ऑफिसर ने पूछा पायलट से कि तुमने स्विचेस को क्यों ऑफ़ किया? और उस पर दूसरे ने कहा कि जी जो पायलट था उसने कहा कि जी मैंने जो है इन स्विचेस को ऑफ़ नहीं किया और मैंने फ्यूल जो है वो कट ऑफ़ नहीं किया। लेकिन दर हकीकत ये बात अब सामने आ रही है कि ये सारा मामला जो है ये उसी पायलट का किया धरा था और वो ज़हनी तौर पर सही नहीं था और अब इस बात पर बड़ी डिबेट हो रही है कि कैसे उसको जहाज़ उड़ाने की इजाज़त दी गई और वो फिर 260 लोगों की मौत का ज़िम्मेदार बना। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, बांग्लादेश का रुख करते हैं जहां पर हसीना वाजिद की जो अवामी लीग थी पहले उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई और अब उससे उस पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो भी ले लिया गया। जी अवामी लीग जो है उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल हुई पहले और अब उनका जो इंतखाबी निशान है और ये एक तारीख़ी इंतखाबी निशान है कश्ती, जो कि कई दहाइयों से इस पार्टी के पास था। अब इस निशान को यानी कश्ती को भी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट से हटा दिया गया है। यानी कि पहले जो है वो इस पार्टी का नाम हटाया गया वहाँ से और उसके साथ अब जो है वो इस इंतखाबी निशान को यानी कश्ती का जो निशान है अवामी लीग का उसको भी वेबसाइट से हटा दिया गया है। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो है उसने अवामी लीग को जो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने वाली जो जमातें हैं उसके तहत छठी जमात के तौर पर रजिस्टर किया था और अब उसके नाम के साथ जो कश्ती का निशान था वो भी हटा दिया गया है। अच्छा, अब इस चीज़ के हवाले से दो बयानात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बयान है जी इलेक्शन कमीशन के जो सिस्टम मैनेजर हैं उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीकुल हक। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जी ये जो हमने इक़दाम किया है ये आला हुक्काम की हिदायत पर किया है। और दूसरा जो बयान है वो है जी इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं अब्दुल रहमान मसूद, उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि जो इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातें होती हैं बांग्लादेश की, उनको जो निशान अलॉट किया जाता है वो हमेशा के लिए उनका निशान बन जाता है और अगर पार्टी जो है वो मुअत्तल भी हो जाए, पार्टी ख़त्म भी हो जाए तो भी वो निशान उसी की मिल्कियत रहता है। तो इस रूल के तहत जो किश्ती का निशान है वो इसी जमात की यानी कि अवामी लीग की, हसीना वाजिद की जो अवामी लीग है उसी की मिल्कियत रहना चाहिए था। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि ये पार्टी जो है वो भी ख़त्म कर दी गई है और इस पार्टी को भी मुअत्तल कर दिया गया है और इस पार्टी से इसका निशान भी ले लिया गया है। तो अब वो जो आइंदा साल अप्रैल में इलेक्शंस होने वाले हैं जिनका ऐलान मोहम्मद यूनुस साहब की जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने किया था, तो अब इस पार्टी का उस इलेक्शन में हिस्सा लेना जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन नज़र आता है।
अब बढ़ते हैं जी यूक्रेन की तरफ, जहाँ पर यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो तो हम जानते हैं कि कई साल से जारी है, लेकिन इस जंग के दरमियान ही एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है यूक्रेन में। और वहाँ पर यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है उसने एक नई वज़ीर आज़म जो हैं उनको चुन लिया है, और नई खातून वज़ीर आज़म हैं, उनका नाम है यूलिया स्वेरेदेनको। यूलिया स्वेरेदेनको जो है उनकी उम्र है 39 ईयर्स, बहुत ही यंग खातून हैं यूलिया। और पहले वो नायब वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रही थी, और अब उनको बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया गया है। और बेसिकली 2 बयानात हैं इस हवाले से जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ये प्रेडिक्शंस कर रहे थे कि अब ये जंग ख़त्म होने वाली है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया है, रूस जो है वो भी कुछ हद तक अमेरिका की बातें सुन रहा है, और जो जो यूक्रेन है वो अब काफ़ी ज़्यादा अरसे तक इस जंग को नहीं चला सकेगा, क्योंकि बहुत सारे ममालिक उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन अब 2 बयानात ऐसे हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि सदर हैं यूक्रेन के, उनका बयान है, और उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगले 6 महीने के अंदर-अंदर मैदान जंग में जो मकामी तौर पर हथियार तैयार होते हैं, यानी यूक्रेन के अंदर जो हथियार तैयार होते हैं, वो इस जंग में 50% तक इस्तेमाल किए जाएँगे। तो अगले 6 महीने तक तो हमें लगता है कि जी ये जंग के मूड में हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। और दूसरा जो बयान है वो जो यूलिया, जो इनकी नई जो वज़ीर आज़म बनी है, उन्होंने एक्स पर ये एक ट्वीट लिखा, और उन्होंने ये कहा कि उनकी हुकूमत जो है वो तेज़ी से काम करेगी, और ख़ास तौर पर फ़ौजी सामान की फ़राहमी, दिफ़ाई पैदावार में इज़ाफ़ा और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। तो ये 3 डोमेन्स जो हैं वो उन्होंने बताए हैं, जिसमें एक डोमेन है जी फ़ौजी सामान की फ़राहमी, यानी लोकल तौर पर ये जो प्रोडक्शन है फ़ौजी साज़ो सामान की, ये बढ़ाई जाएगी। अच्छा, अब ये तो नई वज़ीर आज़म आ गई यूलिया, और जो पिछले जो वज़ीर आज़म थे जी, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका नाम था जी डेनिस शिमहाल, उनको नया वज़ीर दिफ़ा बना दिया गया है। तो ये एक इंटरनल शफ़ल हुआ है बेसिकली, और भी बहुत सारे वज़रा हैं जिनको शफ़ल किया गया है। अब यूक्रेन की इस वक़्त जो सूरत हाल है वो ये है कि काफ़ी इकोनॉमिक वहाँ पर मुश्किलात हैं, और अगले माली साल के लिए 19 अरब डॉलर का ख़सारा भी है। तो अब देखते हैं कि इस ख़सारे के बावजूद जो है वो जंग जारी रहेगी, तो ज़ाहिर है ये ख़सारा मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि जो आपके जो डिफेंस एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब कितने वेस्टर्न ममालिक और कितने यूरोपियन ममालिक इनकी इमदाद करते हैं, मज़ीद मदद करते हैं, और कितने अरसे तक ये जंग जारी रहती है, ये वक्त बताएगा। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं कैमरून की तरफ, जहां पर एक शख्स ऐसा है जो कि कई दिहाइयों से इक़्तिदार पर मौजूद है और इक़्तिदार पर विराजमान है, और अब भी वो शख्स इक़्तिदार पर रहना चाहता है। ये शख्स कौन है जी? ये हैं जी कैमरून के 92 साला सदर हैं, इनका नाम है पॉल बिया। 92 ईयर्स इनकी एज है पॉल बिया की, और अब उन्होंने ऐलान किया है कि जी मैं मुसलसल 8वें टर्म के लिए इलेक्शन लड़ूंगा, और अब भी आने वाले वक्त में मैं हुकूमत करना चाहता हूँ। अच्छा, अब कैमरून का मामला ये है कि कैमरून ने 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की थी, और सदर जो हैं पॉल बिया वो 1982 से सदारत की कुर्सी पर विराजमान है। तो 1982 से ये साहब सदर हैं, और उन्होंने अब बेसिकली सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आवाम की जो खिदमत है मैं मज़ीद करना चाहता हूँ, और संगीन चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क को, मैं चाहता हूँ कि इन चैलेंजेस को सॉल्व करूँ, और इसीलिए मैं मज़ीद एक टर्म जो है वो अगली टर्म के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। 2008 में बड़ी कन्फ्यूजन हुई थी, बड़ा शोर हुआ था इस हवाले से, और उन्होंने बेसिकली पॉल बिया ने 2008 में एक आइनी तरमीम की थी, और आइनी तरमीम करके उन्होंने सदारती जो मुद्दत है, सदर की जो टर्म है, उसको बेसिकली उसकी हद ख़त्म कर दी थी, और 2018 में वो मतनाज़ा तौर पर 71% वोट उन्होंने हासिल किए थे, और वो फिर सदर बन गए थे। अब अक्टूबर में इलेक्शंस होने वाले हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अक्टूबर के इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे।